हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2021-22 इवन कह लीजिए आगे 23-24 जब भी आपका एग्ज़ाम यूजीसी नेट का होगा और करंट टाइम में जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। और इस वीडियो में हम लोग विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को जो है यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम 25 यूँ कह लीजिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस यूनिट से आपको मिलेंगे। और इसमें कई ऐसे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है और मैंने आपको हर वीडियो में बोला है और हर वीडियो में बताता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन आपसे टफ ही पूछे जाए। मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चन का आपको उदाहरण दिया है जो एक लाइन में पूछे गए आईसीटी वाले सेक्शन से भी और संप्रेषण वाले सेक्शन से भी, वो भी 2020 में 19 में। तो ऐसा नहीं कि ये एग्जाम बहुत पहले हो चुके हैं और क्वेश्चन का जो है टाइप्स ही बदल गया है। तो अभी भी क्वेश्चन एक लाइन में पूछे जाते हैं और कथन कारण वाले मैचिंग वाले क्वेश्चन ये तो पूछे ही जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा और जितने भी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। और आज भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और आगामी समय में जब भी आप एग्जाम देने वाले होंगे यूजीसी नेट का तब भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। और दोस्तों, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज भी किया था आप सभी को कि जिन विद्यार्थियों का एग्जाम हो चुका है तो उनको अगर कोई भी क्वेश्चन याद है, चूंकि कंप्यूटर पे एग्जाम हो रहा है तो सारे क्वेश्चन याद करना पॉसिबल नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो भी याद हैं उनको जिस भी यूनिट से वो कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं अन्य विद्यार्थियों को उस क्वेश्चन के बारे में डिस्क्राइब करके या उसके बारे में डिटेल में बता सकूं। तो अगर जिन विद्यार्थियों का एग्जाम हो चुका है तो वो कमेंट बॉक्स में जो है बताएंगे और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो वहां पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ आप कह लीजिए कि ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, उसको अच्छे से आपको अध्ययन करना होता है, समझना होता है, फिर लिखा रहता है नीचे के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। यानी एक से अधिक भी आपके स्टेटमेंट या ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या कि वीडियो को पॉज करके आप राइट आंसर बता सकते हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। बाकी मैं क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा और उसको डिस्क्राइब करने का थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा ताकि वीडियो लंबा भी ना हो। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए बी डी। अब आप सभी अवगत हैं कि ओजोन परत क्षरण क्या है। आप इसको जानते हैं कि जो हमारी ओजोन लेयर है जिससे हमें क्या होती है, सुरक्षा मिलती है। किससे? सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, जो कि बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। तो ये जो लेयर होती है ओजोन, जिसको O3 से यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है, तो ये हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब ये इसका ह्रास कैसे हो रहा है, यानी कि इन सभी विकल्पों में से कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जिसकी वजह से ये ओजोन परत क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है या इसका क्षरण हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका ए, बी और डी क्या है, आपका राइट हो जाएगा। आप सभी इसके बारे में यहाँ पर जो आपका वाष्पशील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आप सभी को पता है। और जब भी एग्जाम, वनडे एग्जाम वगैरह वगैरह में आप बैठते होंगे तो वहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट आपको ये ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलता है। लेकिन चूंकि आपसे यहाँ पर थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछने का प्रयास है तो यहाँ पर आपको ये भी ऐसे गैस हैं जो आपके ओजोन लेयर को क्या करती हैं, क्षरित करती हैं या क्षरण उनका करती हैं। तो वाष्पशील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, थर्मल पावर प्लांटों के द्वारा उत्सर्जित जो गैस है, और नाइट्रोजन समाविष्ट उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करने से भी आपका ओजोन लेयर क्या होता है, डिफेक्ट होता है या वो पतली हो रही है। और उससे मैंने बता ही दिया कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो पराबैंगनी किरणें आएंगी धरती पे और हमारे स्किन पे जो है ना, स्किन संबंधी कैंसर कह लीजिए, त्वचा संबंधी रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहस्त्रावधि विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था। ठीक है, और यहाँ पर आपको 4 विकल्प मिल गए हैं और राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर ये जो चीज लिखा है ये टाइप में मिस्टेक है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है, कह लीजिए इसमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका संबंध जो है सहस्त्रावधि विकास के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है।
पहला आपका शिशु मृत्यु दर, बी है पर्यावरणीय समर्थनीयता और सी है यहाँ पर मानव अधिकार और डी ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा। तो सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मानव अधिकार जो है आपका सहस्त्रवृद्धि विकास के लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल नहीं था, इसे आपको याद रखना है। अब कहेंगे कि तुरंत मैंने इसका आंसर बता दिया, तो इसका समाधान मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, बहुत समय है आपके पास, इत्मीनान से आप प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन के डिटेल्स को तो मैं बताता हुआ चल ही रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2000 में जो है सहस्त्रवृद्धि शिखर सम्मेलन में जो है 2015 के लिए 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया था। अब वो 8 लक्ष्य कौन कौन से, इसे आप याद रखिएगा। पहला तो है आपका यहाँ पर भूखमरी तथा गरीबी को खत्म करना है। आपको पता है कि विश्व भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं, अपने ही देश में लोग जो हैं 30 करोड़, आई थिंक 30 करोड़ से ऊपर ऐसे लोग होते हैं पूरे देश में कि वो एक टाइम का खाना यूँ कह लीजिए उनको नहीं मिलता है। तो अपने देश में भी भूखमरी, ऐसा नहीं है कि अनाज यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो अनाज की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये 30 करोड़ ऐसी पब्लिक है जिनको एक टाइम का भोजन नहीं मिल पाता होगा। इसके साथ साथ दूसरा जो है यहाँ पर आपका लक्ष्य था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना, और तीसरा है आपका लिंग समानता महिला सशक्तिकरण, और चौथा है शिशु मृत्यु दर को घटाना, पांचवा है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और इसके साथ साथ छठवां जो लक्ष्य था HIV एड्स व मलेरिया आदि रोगों का उन्मूलन, यानी इसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना, ये रोग कैसे, इससे बचाव कैसे हो सकता है, और सातवां है पर्यावरण सतत सुनिश्चित करना, और आठवां है विकास हेतु वैश्विक साझेदारी विकसित करना। तो ये सभी जो है आपका सहस्त्रवृद्धि विकास लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल था। अब ये आपका देखिए इसमें इसका नाम तो नहीं आया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पूछा गया कि कौन सा इसमें जो है शामिल नहीं है, लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था। तो आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो इसी प्रकार से लंबी होती है, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चन के डिटेल्स को बताने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको फास्ट कंप्लीट करूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान देने वाले देशों के अवरोही क्रम की सही श्रृंखला का पहचान करिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं कह लीजिए, और यहाँ पर कुछ देश का नाम दिया गया और नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, ये क्रम बताना है। यहाँ पर पूछा गया कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान देने वाले देशों को अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही नहीं, अवरोही का मतलब यहाँ पर यूँ कह लीजिए बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आपका सी हो जाएगा, तो यहाँ पर अवरोही क्रम में इसको लगाना है। सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेकली आपको कर दिया। अवरोही क्रम यानी कि आपका यूँ कह लीजिए सबसे ज़्यादा कौन करता है, फिर उसके बाद से इस तरीके से, ठीक है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है इस क्रम के अनुसार। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे जो आपका आ जाएगा जापान में फिर होता है। इसके बाद से आपका बी हो जाएगा चीन में, और यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत में चौथे नंबर पे। तो ये क्रम आपका राइट आंसर होगा, जो कि मैंने ऑप्शन ए में आपको बताया, और आशा करता हूँ आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं, अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन। 10 यूनिट अगर आपका है पेपर 1 में, तो 10 यूनिट में आपसे 2 या यूँ कह लीजिए 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। सभी यूनिट को मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन या ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है अभिकथन में आपसे कि समकालीन पर्यावरण चर्चाओं में बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता दी जा रही है। तर्क क्या दिया जा रहा है कि बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है। अब उपयुक्त कथनों का आपको अवलोकन करना है, देन उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से आपको करना क्या है कि राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है।
अब देखिए यहाँ पर मुझे फास्ट वीडियो को थोड़ा कंप्लीट करना है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो आपको भी समस्या होती है देखने में। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स में किसी क्वेश्चन का हो सके तो ना बता पाऊँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अब देखिए यहाँ पर अभिकथन में यही बताया कि समकालीन पर्यावरण चर्चाओं में बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता दी जा रही है, क्योंकि ये कम पूंजी में जो है इन हाइड्रो पावर को जो है यूं कह लीजिए जो बिजली बनाई जाती है बांध के द्वारा, उसी की बात हो रही है, हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता दी जा रही है वर्तमान समय में कह लीजिए। और तर्क क्या है इसका कि बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है। जाहिर सी बात है कि छोटा प्रोजेक्ट रहेगा तो कम पैसा लगेगा, बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा, जिसके वजह से यहाँ पर जो लघु हाइड्रो पावर प्लांट है उसको इस समय में जो है ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखना है आपको, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप से ऑप्शन देता है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, और दूसरा जबकि मैंने यहाँ पर आपको राइट आंसर बताया है कि ये ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में निर्धारित शोर का मानक क्या है। आप सभी को पता है कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसे डेसिबल में मापा जाता है, लेकिन यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको क्या बताना कि भारत में जो आपके आवासीय क्षेत्र होते हैं तो दिन के समय में कितनी ध्वनि उन क्षेत्रों में होनी चाहिए उसका एक मानक तय है, तो वो मानक कौन सा है वही आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 55 डेसिबल की ध्वनि उन आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय में होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर होता है तो ये मानक का उल्लंघन है और उसके तहत हो सके तो कार्रवाई भी हो सकती है। और इंपॉर्टेंट चीज कुछ और भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी आपको याद रखिए। अगर आपसे यहाँ पर आवासीय क्षेत्रों में शोर का यहाँ पर मानक पूछ लिया गया तो 55 डेसिबल इसे आपको याद रखना है, लेकिन जब औद्योगिक क्षेत्र के बारे में आपसे पूछ लिया जाए दिन के समय में तो 75 डेसिबल उधर ध्वनि होनी चाहिए और रात के समय में 70 डेसिबल आपका होता है। और उसी प्रकार से अगर आपको वाणिज्यिक क्षेत्र में पूछ लिया जाए तो ये आपका होता है 65 डेसिबल दिन के समय में होता है और रात के समय में 55 डेसिबल होता है। उसी प्रकार से अगर आपसे शांत क्षेत्र में पूछ लिया जाए कि मानक क्या रखा गया है तो वो आपको याद रखना है 50 से, यहाँ 50 दिन में होगा और रात के समय में 40 डेसिबल होगा। तो ये मानक आपको याद रखना है। 75 कौन सा है, औद्योगिक हो सके तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन ना पूछे, औद्योगिक क्षेत्र का पूछ ले तो 75 डेसिबल दिन में और 70 डेसिबल आपका रात में। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब यूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद कर लीजिए कि ये मानक निर्धारित कौन करता है। तो भारत में जो है ध्वनि प्रदूषण संबंधी मानक तय करने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की होती है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे जो टोटल आपके 10 यूनिट है, 10 यूनिट में जो है आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकता है अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपको लगभग हर यूनिट में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभिकथन में बोला जा रहा है कि नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने की अधिक संभावना होती है। तर्क बताया गया कि झीलों के जल के प्रतिस्थापित होने में दशकों लग सकते हैं। अब देखिए उपयुक्त कथनों का आपको अवलोकन करना है, देन उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से क्या करना है, राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से समझिए, सोचिए, देन उसके बाद से अपना राइट आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या। अब कैसे है इसे समझ लीजिए। तो अभिकथन में यही बताया गया कि नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने की अधिक संभावना होती है। अब कारण क्या है, आप सभी को पता है कि झीलों का पानी स्थिर होता है। अब जैसे कह लीजिए एक झील है, अब यहाँ पर पानी रुका हुआ है तो यहाँ पर ज़्यादा बैक्टीरिया यूँ कह लीजिए या और भी चीज़ें जो है पनपने के ज़्यादा चांसेस होंगे। या कोई नदी है बहती हुई जा रही है और ओशियंस में मिल जा रही है, जिसका पानी बहता हुआ है, इसका पानी स्थिर है, तो यहाँ पर ये जो आपका झील है इसका यहाँ पर पानी ज़्यादा प्रदूषित होने की संभावना है, न कि इस नदी का, क्योंकि नदी का पानी बहता हुआ जा रहा है। अब देखिए इसमें तर्क यही बताया गया था कि झीलों के जल के प्रतिस्थापित होने में दशकों लग जाते हैं, यानी बदलने में, इसका जो पानी है इसको बदलने में जो है दशकों कह लीजिए यानी कई साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसके प्रदूषित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि नदी के नहीं, क्योंकि इसका भी पानी बह रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि थर्मल रिएक्टर निम्नलिखित न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर ईंधन कुछ दिए गए हैं
और उनको विखंडित करने पे, यानी यूं कह लीजिए उनको जलाने पे या उनको ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बर्न करने के बाद कितना यहां पर ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसके संदर्भ में विकल्प दिए गए हैं, उसे आपको अच्छे से समझना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सब कुछ अच्छे से डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो को पॉज करिए, समझिए, समय लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए। और देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी और इसके साथ साथ डी। अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या दिया गया है, ये थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है आपका। आई थिंक कि अब ये ऑप्शन आपका सही हो गया होगा। इसको मैंने फिर से रीटाइप करके सही कर दिया ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हमारा है, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर ए, बी और ई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी मैंने गलती से यहाँ पर ट्रिक कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा गया था कि थर्मल रिएक्टर निम्नलिखित न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, कितना करते हैं। तो देखिए यूरेनियम जो है आपका 235 ब्रैकेट में कह लीजिए 235 यू, और इसके साथ ही साथ इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा गया है। और नेक्स्ट जो है आपका थोरियम, ये भी एक ज्वलनशील पदार्थ है और आई थिंक कि चांद पे थोरियम का काफ़ी ज़्यादा भंडार है। और ये देखिए आपका 232 और 232 TH इसका जो है ऊर्जा, यूँ कह लीजिए कि जब आप इसको दोहन करते हैं या इसको बर्न करते हैं तो इतना ऊर्जा उत्पन्न होता है। और इसके साथ ही साथ ई जो है आपका प्लूटोनियम है जो आपका 239 PU है। जब आप इसको बर्न करते हैं तो 239 PU के आसपास ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो आशा करता हूँ कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए थर्मल रिएक्टर में आणविक विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, इसे आपको याद रखना है। जो आपका यहाँ पर थर्मल रिएक्टर्स होते हैं उसमें आणविक विखंडन द्वारा ऊर्जा को क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। और इसके लिए उन यूरेनियम या प्लूटोनियम यूँ कह लीजिए कि आइसोटोप्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही साथ जो है जिनमें विषम संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, जो कि आपका U233 यानी 233 U, 235 PU, 239 और भी आदि इसमें आते हैं। तो आशा करता हूं ये क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ डेसिबल में मापा जाता है। इन चारों में से आपको बताना है। पहला है 1 पिकोवाट प्रति मीटर, बी है आपका 1 मिलीवाट प्रति मीटर, और सी है 1 नैनोवाट प्रति मीटर, और डी है 1 माइक्रोवाट प्रति मीटर। सही आंसर क्या है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, टाइप में मिस्टेक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ डेसिबल में मापा जाता है। तो 1 पिकोवाट प्रति मीटर स्क्वायर में यहाँ पर मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रदूषित शहरी क्षेत्र में फोटोकेमिकल धूम कोहरे में निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम सांद्रता जो है होती है, यहाँ पर आपको बताना है। यानी कि ठंड के मौसम में अक्सर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, दिल्ली में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रदूषित शहर क्षेत्र में फोटोकेमिकल यानी धूम कोहरे में निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम सांद्रता आपको देखने को मिलती है। पहला है ओजोन है, और बी है PAN, इसके साथ ही साथ सी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन्स बिना मीथेन के, और डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता जो है ज़्यादा होती है प्रदूषित शहरी क्षेत्र में। जो आपके फोटोकेमिकल या धूम कोहरे जैसी हालात होती है उसमें जो गैस की सांद्रता ज़्यादा होती है, कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे आपको याद रखना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर यूनिट में एक क्वेश्चन मैचिंग वाला भी आपको देखने को मिला। ये तो पर्यावरण वाला यूनिट है और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको मैचिंग वाला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ सूची 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। यानी कि सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है और निम्नलिखित विकल्पों में से हमें सही उत्तर को यहाँ पर बताना है। यानी इन चारों में से सही विकल्प कौन सा होगा, राइट आंसर क्या होगा, वही हमें बताने का प्रयास करना है। तो वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से इसका राइट आंसर देने का प्रयास करिए। तो आइए इसे हम मैच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपका प्रोटोकॉल समझौता योजना जो है। देखिए यहाँ पर ये
टाइप मिस्टेक है, प्रोटोकॉल समझौता योजना इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसे आपको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका यहाँ पर हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। और ये किसके साथ मैच करेगा आपका, तो ये आपका मैच हो जाएगा तीसरे के साथ, यहाँ पर मैच हो जाएगा। ओजोन को कम करने वाले पदार्थों को समाप्त करने के संदर्भ में जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। और देखिए इसको कब अपनाया गया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। 16 सितंबर 1987 को जो है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौते को अपनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ये ऊपर क्या है, टाइप में मिस्टेक था, ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पेरिस समझौता, तो ये किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका मैच हो जाएगा यहाँ पर चौथे के साथ। पेरिस समझौता जो है वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान से संबंधित समझौता है। और देखिए ये जो समझौता आपका है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान में जो हुआ एक समझौता है, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पूरी तरीके से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो है आपका जलवायु कार्य योजना, तो ये पहले के साथ आपका मैच हो जाएगा यहाँ पर। समेकित जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित ये जो है आपका योजना था। और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये जो है आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। उत्सर्जन व्यापार से संबंधित ये आपका प्रोटोकॉल था, इसे भी आपको याद रखना है। देखिए ये जो है आपका वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में अपनाया गया था। और इसके साथ ही साथ वर्ष 2005 में इसे लागू किया गया था, किसको, क्योटो प्रोटोकॉल को। और ये जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन एवं उत्सर्जन व्यापार से संबंधित एक समझौता था। और इसके अंतर्गत आने वाली जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें थी उसमें CO2 आपका है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, और इस तरीके की और भी कई सारे गैसेज हैं जिसको यहाँ पर यूँ कह लीजिए कि कम करने का प्रयास किया जाना है। अब उत्सर्जन व्यापार यानी कि जो आपके इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से भी ये सारी गैसें निकलती हैं, इसलिए यहाँ पर लास्ट में मैंने आपको यही बताया था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन एवं उत्सर्जन व्यापार से संबंधित ये पूरी तरीके से आपका क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल है। तो आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम क्या है, उसे आपको यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो यहाँ पर अनुक्रम तो दिया गया है लेकिन ये क्रम से नहीं है, इस अनुक्रम को सही करना है और नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको क्या करना है, सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले जो आपका आएगा यहाँ पर इस क्रम में पहले आपका 5 आ जाएगा, इसको पीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीट। फिर दूसरा नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा किसका, वो आ जाएगा पौधों का या पौधे। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा मृदा के कार्बनिक पदार्थ, मैं मृदा से ही लिख के इंडिकेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद से आपका डी जो है जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्रम जो है आपका क्या हो जाएगा पूरी तरीके से, पहले 5 हो जाएगा या पीट, पौधे, मृदा, जीवाश्म। तो ये क्रम क्या है आपका राइट है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कार्बन भंडार जैव मंडल में जो है अतिरिक्त कार्बन को अंतर्ग्रहित कर उसका सांद्रण करते हैं और प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते क्रम में, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, तो पहले आपका पीट आएगा, फिर उसके बाद से पौधे, फिर मृदा कार्बनिक पदार्थ, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन होता है जीवाश्म में होता है। जीवाश्म जो ईंधन होते हैं जीव से, जैसे डीजल आपका हो गया और भी जितने भी हैं जीवाश्म ईंधन, तो उसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्रम क्या है आपका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन ए, दूसरे को तर्कार, जैसा कि क्वेश्चन हम अभी पीछे भी करते आ रहे हैं। तो अभिकथन और तर्क वाला ये क्वेश्चन है। तो अभिकथन को आपको पढ़ना होता है, तर्क भी अच्छे से पढ़ना होता है, फिर नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से ही आपको सही जवाब देना होता है। तो अभिकथन को मैं पढ़ के बताता हूँ। पहला दिया गया कि झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त होती हैं, और तर्क दिया गया कि झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होते हैं।
देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर कराया था, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है यहाँ पर, और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस या मॉडिफाई क्वेश्चन को कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए सही है परंतु आर गलत है। अब कैसे ये है, अब इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बेसिकली बताया गया था अभिकथन में कि झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त हैं, जबकि ऐसा नहीं है। झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त नहीं होती हैं। झीलें क्या होती हैं कि नदियों की अपेक्षा ज़्यादा प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त होती हैं, जबकि यहाँ पर उल्टा बताया गया, इसलिए अभिकथन क्या है आपका गलत है। जबकि तर्क में क्या बताया कि झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। जाहिर सी बात है कि झीलों का जो पानी होता है वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। यूँ कह लीजिए बारिश के समय में बारिश होती है तो वहाँ पर पानी थोड़ा सा बदल जाता है आपका झीलों का, तो प्राकृतिक तरीके से होता है। तो तर्क तो आपका सही है, लेकिन अभिकथन यहाँ पर सही नहीं है। झील का पानी जो है वो प्रदूषित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और नदियों का पानी तो बहता हुआ पानी होता है, तो इसमें प्रदूषण होने के चांसेस कम होते हैं कंपेरिजन देन जो है आपके झील के पानी में। तो आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया, और ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो बाकी के बचे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फास्ट वे में कंप्लीट करने का यहाँ पर कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि सहस्त्रवधि विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत जो है 1990 और 2015 के मध्य मातृक मृत्यु दर कितनी कम करना यहाँ पर अपेक्षित था। कितना मातृ जो यूँ कह लीजिए मातृक मृत्यु दर है उसे कम करने का प्रयास किया जाएगा। 50%, 75 या 66 या 40%। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 75% जो है कम करने का लक्ष्य यहाँ पर लिया गया था। 1990 से 2015 के बीच में जो है मातृक मृत्यु दर, यानी जो माता की जो मृत्यु है, जैसे प्रसव के दौरान में यूँ कह लीजिए मृत्यु कभी कभी माताओं की हो जाती है, तो इसको कम करने की बात की गई है आपका सहस्त्रवधि विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत 1990 से 15 के मध्य। कितना था? 75%। इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा यहाँ पर कितना है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 से 25 मेगावाट तक की जो है यहाँ पर लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा है। किसके अनुसार? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन से यहाँ पर आ गया है, तो इसे भी कर ही लेते हैं। टाइप हो गया होगा। शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी? यहाँ पर इन चारों में से आपको बताना है। आयोग की आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जो है बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। कोठारी आयोग की जो है अनुशंसा का परिणाम है क्या? शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति जो है किसका यहाँ पर परिणाम है? तो यहाँ पर जो है कोठारी आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम है, ये आपको याद रखना है। देखिए जुलाई 1964 में जो है डीएस कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1968 में नवीन शिक्षा नीति का आयोजन किया गया। इसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन के डिटेल्स क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पवन ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हुए क्रम के संदर्भ में भारत संघ के निम्नलिखित राज्यों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ स्टेट के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या जा रहा है आपसे कि पवन ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में, यानी किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है सबसे पहले, जिसमें कम है, यानी जिस राज्य में कम है पवन ऊर्जा की क्षमता उसको पहले रखेंगे क्रम में, देन उससे ज़्यादा जिस राज्य में है उसको अगले क्रम में रखेंगे। तो इस प्रकार से इस क्रम को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सही आंसर इन चारों में से ही बताना है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश होगा आपका। तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है आपका पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है इस समय, तो वो है आपका 10,483.88
मेगावाट, 88 मेगावाट। मैं लिख भी देता हूं यहां पर ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, 10,483.88 मेगावाट, मेगावाट आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका राजस्थान में है, तो राजस्थान का कितना है यहाँ पर, आर से मैं इसे इंडिकेट कर देता हूँ, इसे एम से कर देता हूँ। तो आर में जो आपका हो जाएगा 18,770, 18,770 आपका यहाँ पर 49 हो जाएगा, मेगावाट हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका नेक्स्ट जो अगला होगा इसमें डी हो जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, टी से मैं इसे इंडिकेट कर देता हूं। तो यहां पर जो आप कह लीजिए क्षमता है वो है आपका 33,799, 33,700 यहाँ पर 99.65 मेगावाट। उसके बाद से अगला गुजरात आपका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। तो यहाँ पर जो है आपका 84,431, 84,431.33 मेगावाट। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर ये क्रम किस प्रकार से है। तो इस क्रम को आप नोट भी कर लीजिएगा। ये जो है क्षमता है, यानी ये मेगावाट इतनी जो है पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है इन राज्यों की, इसे आपको याद रख लेना है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर से आपसे पूछ लिया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि घुलित ऑक्सीजन जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक हैं। इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर मछली के लिए जो है ये आपका बहुत ही आवश्यक है। क्या, घुलित ऑक्सीजन जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में इन चारों विकल्पों में से किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक है। तो मछलियों के लिए, क्योंकि मछलियां बाहर आकर सांस नहीं ले सकती हैं, वो जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसी से वहां पर सांस लेती हैं। तो जब हम उन नदियों में कह लीजिए, तालाब में कह लीजिए, जब आपके जो गंदे पानी होते हैं बहाते हैं और फिर वहां पर ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, पानी का कम हो जाता है, जो कि इन मछलियों या जलीय जो जीव रहते हैं जो उस पानी से ही अपना ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहां पर यह खतरा हो जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इन सभी तत्वों में से कौन सा तत्व गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम की मात्रा, जो कैल्शियम तत्व है, यहां पर जो गंदे नाले कह लीजिए, वहां पर जो सूखा कीचड़ निकाला जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा होती है। ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आईपीसीसी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रगत सेक्टोरल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 यहां पर हो जाएगा, उत्सर्जनों के आरोही क्रम में सही क्रम की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही आंसर बताइए। तो यहां पर अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं और पूछा क्या जा रहा है यहां पर कि आईपीसीसी, जिसका फुल फॉर्म यहां पर जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल जो कह लीजिए, तो इसके रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रगत वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन के आरोही क्रम में सही क्रम कौन सा है वही आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा आपका, आरोही का मतलब तो आप सभी को क्लियर होगा कि बढ़ते हुए क्रम में यहां पर, तो सबसे पहले तो भवन का है यहां पर, ऐसे आपको याद रखना है। तो भवन से जो है यहां पर आपका 6% हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन यहां पर भवन से 6% है। उसके बाद से नेक्स्ट आपका अगला हो जाएगा परिवहन। तो परिवहन से आपका कितना है, यहां पर परिवहन से 14% है, इसे आपको याद रखना है। और उसके बाद से अगला क्या है आपका, अगला आपका उद्योग हो जाएगा। तो उद्योग से कितना है यहां पर, उद्योग से 21% हो जाएगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट अगला क्या होगा, विद्युत और ताप उत्पादन, इससे जो है आपका 25%, इधर मैं लिख देता हूं। तो सबसे ज्यादा यहां पर CO2 किससे उत्सर्जित होता है, आपका विद्युत और ताप उत्पादन, यूं कह लीजिए कि जहां पर बिजली बनती है। आप सभी को पता है कि बिजली कैसे बनती है, हमारे यहां ताप विद्युत गृहों के द्वारा मैक्सिमम बिजली भारत में अभी भी बनाई जाती है और भी कई ऊर्जा के यहां पर तरीकों को इजाद किया जा रहा है, जिसमें हम
यहाँ पर सोलर एनर्जी जो है, सूर्य से निकलने वाली जो है ऊर्जा, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल पे अभी यहाँ पर हमारे यहाँ विकसित नहीं हो पाया जिससे कि इसको रिप्लेस किया जा सके, यानी कि जो ताप विद्युत जो हमारा है सेक्टर, उसको यहाँ रिप्लेस किया जा सके। तो अभी भी वहां पर ताप विद्युत गृहों से जो है बिजली बनाई जाती है, यहां पर जो है 25% CO2 गैस उत्सर्जित होती है, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, और जैसे मैंने क्रम आपको बताया उसके अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सहस्त्रवधि विकास लक्ष्य गोल 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों या बालक और बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था, यहां पर आपको बताना था। तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा को जो है यहां पर सुनिश्चित करना था। किसके अंतर्गत, जो आपका सहस्त्रवधि विकास लक्ष्य है गोल 2 के अंतर्गत जो है संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चा जो होते हैं यानी बालक बालिकाओं द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है जो कि आणविक ऊर्जा सक्षम होता है। थोरियम भंडार मुख्यतः कहां पर है, यहां पर इन चारों विकल्पों में से बताना है भारत के संदर्भ में। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल के जो है समुद्र तटीय बालू के जो क्षेत्र हैं, किनारों पे जो बालू मिलते हैं, वहां पर जो है थोरियम भंडार है, इसे आपको याद रखना है। और इसका अयस्क क्या होता है, तो देखिए इसका अयस्क जो होता है वो मोनोजाइट नामक खनिज होता है, इसे आपको याद रखना है। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने दिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करना है। उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ लक्ष्य दिए गए हैं और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप कौन से लक्ष्य हैं उसे हमें क्या करना है, यहाँ पर चुनाव करना है और नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और उसके बाद से ई क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप जो विशिष्ट लक्ष्य हमारे हैं, उत्तरदायी, खपत एवं उत्पादन, भूजीवन, इसके साथ ही साथ असमानता, तो ये 3 लक्ष्य जो है सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप जो है शामिल हैं, बाकी ये आपका नहीं है, इसे आपको याद रखना है। इस सतत विकास लक्ष्यों में जो है 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, जिसमें से ये 3 आपके शामिल है, बाकी शामिल नहीं है, ये याद रखना है। बाकी कुछ और मैं बता देता हूं, जैसे शून्य गरीबी है आपका, शून्य भूखमरी है, यानी शून्य का मतलब कि पूरे विश्व भर में जो है शून्य भूखमरी, यानी किसी भी व्यक्ति के पास जो है भूख से संबंधित समस्या नहीं है या भूख की वजह से वो परेशान ना हो। गरीबी शून्य, यानी कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिले, लैंगिक समानता की बात हो रही है, और इसके साथ ही साथ स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। असमानताओं में कमी, असमानता जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है, जलवायु कार्यवाही और जलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, ये सभी सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत हैं, ये आपको याद रखना है। आज को यहाँ पर 3 दे दिएगा और बाकी फिर से बदल के पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैं 7-8 जो लक्ष्य है यहाँ पर मैंने आपको बताया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिया गया है, यानी ये अभिकथन और तर्क वाला आपका क्वेश्चन है। अभिकथन को पढ़ के मैं बताता हूं कि मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक है। तर्क क्या बताएगा, डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफी कम होता है। अब उपयुक्त कथनों का अवलोकन करना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर ए गलत है परंतु आपका आर क्या है, सही हो जाएगा। ए गलत यानी कि अभिकथन आपका गलत है। इसमें बताया गया कि मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक है। ऐसा नहीं है, पेट्रोल वाहनों से सीएफसी निकलती है, यहाँ पर डीजल वाहनों के उत्सर्जन में अधिक हानिकारक है। डीजल वाहन भी जो है बहुत हानिकारक है, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बस पेट्रोल वाहन जो है यहाँ पर ज़्यादा हानिकारक है और डीजल वाहनों के उत्सर्जन जो है अधिक हानिकारक, मतलब पूरी तरीके से ये आपका अभिकथन गलत है, किसी भी तरीके से ये आपका कथन सही नहीं है, ये याद रखना है आपको। और तर्क आर में क्या बताया गया है कि डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत से
काफी कम होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि इससे होता है प्रदूषण, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन कम होता है। किससे? पेट्रोल से कम होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि यहां पर बताया गया डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन जो है काफी कम होता है पेट्रोल वाहनों के कंपैरिजन। इसलिए यहां पर तर्क आर सही है और अभिकथन ये आपका पूरी तरीके से गलत है, इसलिए ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ये भी आपका अभिकथन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क वाला। अभिकथन में दिया गया कि सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करते हैं, और तर्क दिया गया कि सौर तालाब में निश्चित वातावरण में प्रवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है। अब उपयुक्त कथनों का आपको अवलोकन करना है, अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से अपना सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, यहां पर आपको याद रखना है। क्योंकि अभिकथन में यही बताया गया कि सौर तालाब खारे पानी के जलाशय, इसे समझ लीजिए अच्छे से अभिकथन को, सौर तालाब जो है खारे पानी के जलाशय हैं जो उष्मा के रूप में सौर ऊर्जा का संग्रहण करते हैं, इसलिए अभिकथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और तर्क में क्या बताया गया है? यहां पर तर्क में यही कहा गया है सौर तालाबों में प्राकृतिक रूप से एक ऊर्ध्वाधर लवण प्रवणता उत्पन्न हो जाती है जिससे हैलोक्लाइन कहा जाता है, और इसमें संवहन के कारण सौर ऊर्जा का भंडारण संभव होता है। इसलिए आपका यहां पर तर्क भी सही हो जाएगा, जो कि यहां पर बताया गया कि सौर तालाब में निश्चित प्रवणता में प्रवणता सांद्रण वाला जल मौजूद होता है, जिसके वजह से यहां पर जो है सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करते हैं। इसलिए यहां पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, उत्सर्जन में जो है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका योगदान सबसे कम रहा है? यानी किस सेक्टर का योगदान जो है यहां पर वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे कम रहा है, यही आपको बताना है। तो जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिवहन क्षेत्र का। यहां पर जो है 2014 में जो है वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है कम रहा है, यानी इसका योगदान कम रहा है पूरी तरीके से, ये आपको याद रखना। अब ये आईपीसीसी का फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसका फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई। कब? 1988 में, ये भी आपको याद रख लेना है। और वर्ष 2014 में इसने अपनी 5वीं रिपोर्ट जारी की, जिसमें वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे कम योगदान देने वाला क्षेत्र जो है आपका परिवहन क्षेत्र है, जो कि विकल्प में यहां पर दिया गया है। अगर भवन देता तो भवन से कम है, भवन आपका राइट हो जाता, लेकिन वो नहीं है यहां पर ऑप्शन में, इसलिए परिवहन क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन से 14% जो है यहां पर आपका वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, और इसके साथ ही साथ जो है आपका उद्योग से 21% है, आपका 21% है, और कृषि जो क्षेत्र होते हैं उससे आपका यहां पर 24% है। और बाकी कौन सा ऑप्शन बच गया आपका? फिर उसके बाद से है विद्युत तापगृह, तो इसके बारे में मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था, तो ये 25% है, ये भी आपको याद रख लेना। तो 25% जो है वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बस केवल यहां पर ताप विद्युत गृहों से होता है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा समय यहां पर ज्यादा मैंने ले लिया, लेकिन क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया। अगर डिटेल में नहीं बताता, सारा क्वेश्चन फास्टली में कंप्लीट कराने का प्रयास करता, तो वीडियो 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाती, लेकिन क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो जरूर करिएगा आप, एक लाइक से आपके बहुत सारा मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है कि हम इसी प्रकार से आपको वीडियो कंटिन्यूअस प्रोवाइड करें। अभी मैं कंटिन्यूअस आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, बहुत दिनों से मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था क्योंकि स्वास्थ्य से कोई संबंधित मुझे समस्या थी, प्रॉब्लम हो रही थी, तो जिसके वजह से मैं वीडियो आपको नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यूअस आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको अपने एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो आशा करता हूँ कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसके साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।